साल 1957 में चुनाव 24 फरवरी से लेकर 9 जून तक चला था, यानी यह चुनाव तकरीबन 3.5 महीने तक चला। जहां पहले आम चुनाव की सीट की कुल संख्या 489 थी, तो दूसरे चुनावी चरणों में यह बढ़कर 494 हो चुकी थी। नमस्कार, इनक्रेडिबल ट्रैवलर की खास पेशकश लोकतंत्र की यात्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे लोकतंत्र की यात्रा के दूसरे आम चुनाव की। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। इस चुनाव में कुल पंजीकृत वोटरों में 45.44% ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। वहीं चुनाव आयोग की रिपोर्ट से यह मालूम होता है कि दूसरे आम चुनाव में लगभग 9.26 लाख मतदान कर्मी, 2.73 लाख पुलिस कर्मी और 1.68 लाख चौकीदार तैनात किए गए थे। साथ ही 21 लाख से अधिक मतपेटियों का इस्तेमाल हुआ था। जहां पहले लोकसभा चुनाव में 1 रुपए के नोट के आकार का मतपत्र दिया गया था और इसे अपनी पसंद के उम्मीदवार के लिए निर्दिष्ट मतपेटी में डालने के लिए कहा गया था, वहीं यह प्रणाली साल 1957 में बदल गई। अब एक नए प्रकार का मतपत्र पेश किया गया जो ईवीएम के आने तक उपयोग में रहा। नए मतपत्रों में प्रत्येक उम्मीदवार का क्रमांक और नाम, उनकी पार्टी संबंधता और चुनाव चिन्ह शामिल थे। नासिक में सिक्योरिटी प्रेस द्वारा 1957 के चुनाव के लिए करीब 57.3 करोड़ मतपत्र छापे गए। वहीं दूसरे आम चुनाव में एक बार फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जीत का परचम लहराया। नतीजों में देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसे करीब 10% वोट प्राप्त हुए थे। वहीं भाजपा की पूर्ववर्ती भारतीय जनसंघ राजनीति अपनी जमीन तैयार कर रही थी। इन सब के साथ ही देश के दूसरे आए चुनाव में महज 45 महिलाएं उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, जिसमें से 22 ने जीत दर्ज की। वहीं पहले आम चुनाव में हार का सामना करने वाले मोरारजी देसाई ने सूरत जीत दर्ज की। लाल बहादुर शास्त्री प्रयागराज से, जो पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, और फिरोज गांधी रायबरेली से जीत दर्ज कर संसद पहुंचे। इसी चुनाव में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी। वो मथुरा, लखनऊ, बलरामपुर से बीजेएस के उम्मीदवार थे, लेकिन उन्हें केवल बलरामपुर सीट पर ही जीत हासिल हुई थी। इसके साथ ही 17 अप्रैल 1957 को पंडित नेहरू ने प्रधानमंत्री पद की से शपथ ली। फिर दौर शुरू हुआ भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना का, जिसमें तीव्र औद्योगिकरण और सार्वजनिक क्षेत्र पर बल दिया गया। इसकी रूपरेखा तैयार करने और नियोजन का कार्य पीसी महालनोबिस के नेतृत्व में किया गया। इसमें त्वरित रचनात्मक परिवर्तन पर जोर दिया गया। इस योजना के तहत सरकार ने घरेलू उद्योगों की रक्षा के लिए आयात पर शुल्क अधिबद्ध किया। लक्षित वृद्धि दर 4.5% थी, जबकि वास्तविक विकास दर अपेक्षा से थोड़ी कम 4.27% थी। यह वही समय था जब प्रधानमंत्री नेहरू ने दूसरे कार्यकाल में गोवा की सफल मुक्ति की और साथ ही दमन और दीव को 400 वर्षों से अधिक के पुर्तगाली शासन से मुक्त करवाया। बढ़ते समय के पहिए के साथ वक्त हो चुका था तीसरे आम चुनाव का, जहां जीत के विश्वास के साथ आगे बढ़ रही थी कांग्रेस पार्टी, तो दूसरी ओर कई नए राजनीतिक समूहों के उदय ने जनता के समक्ष रख दिया था विकल्प। हालांकि आंतरिक राजनीति से इतर यह दौर अंतर्राष्ट्रीय पहलू से भी बेहद खास रहा। विकास की ओर बढ़ते भारत पर घात लगाकर बैठा मुल्क उनके खिलाफ साजिश रच रहा था। कौन था ये देश, साथ ही भारत के खिलाफ साजिश, और क्यों अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के लिहाज से साल 1962 था अहम, जानेंगे दोस्तों अगले एपिसोड में।
तो दोस्तों जल्दी मिलते हैं लोकतंत्र की यात्रा के अगले एपिसोड में। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं दूसरे एपिसोड में। जय हिंद।